बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैम 100 के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ सकते हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री का एक्चुअली लेक्चर है जिसमें हम बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें और केमिस्ट्री की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है वो है कि हमारे पास जो मैटर है वो क्या चीज़ है। जब हम कभी भी किसी मटेरियल को देखते हैं तो हम लोग हमारे जहन में आता है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलके बनी है। तो मटेरियल सब्सटेंसेस कोई भी, जैसे आपके पास मैटर है और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी दुनिया के जो हम देख सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है डेफिनेटली आपको पता है कि वो कुछ इन्हीं चीज़ों से मिलके बना है। तो आपने सिंपल मैटर की डेफिनेशन कर लेनी है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, मोस्टली कहा जाता है कि मैटर वो चीज़ें हैं जिनका मैस एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि उसका मैस होता है और वो कुछ स्पेस कवर करता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो कुछ चीज बहुत बड़ी है तो वो मैटर है और बहुत छोटी है तो मैटर नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, अब एटम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, बड़े स्मॉल हैं और उनका मैस 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम्स तक होता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो आपके पास बहुत छोटा भी हो सकता है मैस, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज जिसका मैस होगा वो मैटर होगा। इसके बाद सब्सटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए, जब सब्सटेंस की बात हम करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, कि हम किसी भी मैटर की सिंगल फॉर्म देख रहे हैं और वो प्योरिटी में देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस है। कि आपके पास एक मिसाल के तौर पे पानी है, सपोज वाटर है, तो अगर प्योर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये एक सब्सटेंस है। प्योर ऑक्सीजन है, प्योर सॉल्ट है, आप इसको किसी फिजिकल मेथड के जरिए आराम से सेपरेट नहीं कर सकते। We need some chemical reactions for the separation of the particles that are present in that substance. But right now हमें याद रखना है कि प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो एक सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या चीज है? अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, आपकी बहुत बहुत ज्यादा चीजें सिंगल छोटे टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर, जैसे मैं लोहे की बात करता हूँ, आयरन है, आपके पास एक आयरन शीट पड़ी हुई है, एक लोहे का बना हुआ कुछ, उसके अंदर छोटे छोटे वो एलिमेंट से मिलकर, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स मौजूद है। ये एलिमेंट एक्चुअली क्या है, उसका बेसिक यूनिट है। ठीक है, जैसे कार्बन जो है, कार्बन के एटम्स वो कार्बन को बना रहे होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनती है। और आपके पास छोटे छोटे एटम मौजूद है जिनकी बेसिक फॉर्म एक एलिमेंट है। तो द टर्म एलिमेंट रेफर टू द सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मैं H2O को एलिमेंट नहीं कह सकता, H2O में दो एलिमेंट्स कह सकता हूँ कि इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपके सामने, ये मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं एंड ये लिंक है इसके साथ, आप गूगल पे जाके इसको देख भी सकते हैं। तो यू हैव बोरोन, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं। अब आते हैं एटम की तरफ। देखिए, जब हम एटम का जिक्र करते हैं ना तो हम कहते हैं एटम आपके पास वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी जब हम इसी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। दुनिया के बहुत छोटे जर्रात में जब हम चले जाएंगे या हम देखें अपनी कुदरत में, कायनात में जो बड़े छोटे जर्रात हैं, उसमें इनसे छोटे जर्रात भी ऐसे मौजूद हैं, बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन एटम क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेगा, यानी वो पार्ट जो किसी रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है वो एटम है। अकेला प्रोटॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला न्यूट्रॉन, दे आर एक्चुअली मीनिंगलेस किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। वो कब करते हैं? जब उसके अंदर एक एटॉमिक फॉर्म में जाते हैं। यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, H पॉजिटिव तो सिंपल एक प्रोटॉन है, तो क्या ये रिएक्शन नहीं करता? यस, ये रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद इसकी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ही तो आ जाते हैं ना। तो आपके पास ये भी अपनी फॉर्म को एक्चुअली कंप्लीट कर रहा होता है, जो आगे जाके हम रूल्स में पढ़ेंगे
So anyhow, atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. For example, helium, neon are atoms. अब यहां पर एक पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, do exist independently or some elements do not exist independent. इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. डू या डज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गोन एलिमेंट्स डू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. क्यों ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं? उसकी रीजन है, ये कंप्लीट शेल्स होते हैं. देखिए, एटम अपने आप को स्टेबल करता है केमिकल बॉन्ड बना के, और वो बॉन्ड इसलिए बनाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों. तो जिनके पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है. और कौन से बॉन्ड बनाते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अपने शेल्स में, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, वो बॉन्ड बनाता है. नाइट्रोजन है, वो बॉन्ड बनाता है. ऑक्सीजन है, वो बॉन्ड बना रहा है. तो डिपेंड करता है, CH4 है. मुख्तलिफ कंपाउंड है जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं. तो कई एटम है जिनको जरूरत नहीं होती बॉन्ड बनाने की, वो वैसे स्टेबल होते हैं. इसके अंदर आपकी नोबल गैसेस आ जाती हैं. और ये नोबल गैसेस जो हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप 8 मिलेगा. हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे. तो ग्रुप 8 और 0, तो ये वो ग्रुप है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन होती है. लेकिन ये रेडॉन को हम कंसीडर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हो जाती है. तो ये तमाम जो 0 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते मोस्टली, ये स्टेबल होती है. कंपाउंड क्या चीज है? देखिए, कोई भी चीज, यानी आप इसको सिंपल लफ्जों में याद रखें कि आपके पास जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं. तो आपके पास एक कंपाउंड में मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हो सकते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं, वाटर एक एलिमेंट है कि कंपाउंड है? ठीक है. इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, C6H12O6 में कितने टाइप्स के एटम मौजूद है? जब हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एटम या एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं. तो कंपाउंड कब बनते हैं? जब आपके पास वो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करने के नतीजे में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है. लाइक हम इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप वाटर में से आराम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लें, ऐसा नहीं होता. इसके लिए आपको बड़ी हाई एनर्जी चाहिए होती है ताकि आपके पास वो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो. तो ये सिंपल बात है. अब कंपाउंड और मिक्सचर में एक फर्क होता है. कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, याद रखिएगा. आपने दो चीजों को मिलाया और उन्होंने केमिकल रिएक्शन किया तो वो कंपाउंड बनेगा. अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा. मिक्सचर में आप उनको मिक्स कर रहे हैं, आप उनका रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं. तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता. इसमें सिंपल आप लोग उनको आपस में मिक्स कर देते हैं. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं सैंड के साथ सॉल्ट को मिक्स कर दूं. अब आप इन दोनों को मिक्स करें तो आपको कोई रिएक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा. हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप इनको किसी भी ऑर्डिनरी तरीके से सेपरेट कर लें. हाथों से पकड़ के आप सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज अनदर स्टोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर. बट राइट नाउ आपने याद रखना है कि आपके पास मिक्सचर वो है जो रिएक्शन नहीं करते. लेकिन अगर मैं सॉल्ट के अंदर कोई एसिड ऐड कर दूं, या आपने दो चीजों को मिक्स किया, आपके पास कोई केमिकल चेंज आया. अब ये केमिकल चेंज क्या हो सकता है? हो सकता है उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, हो सकता है वहां पे आग लग जाए, हो सकता है वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए. तो जब हम कभी रिएक्शन की बात करेंगे या हम कहेंगे
केमिकल चेंज ऑकर हुआ है तो हम याद रखेंगे कि उसके अंदर कुछ चेंज हमें नजर आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस ऐसे हैं कि वो चेंज इतना माइनर होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली हमें चीजें नजर आती हैं। ठीक है। मिक्सचर के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा क्रूड ऑयल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। अगर आप देखें तो आप लोगों ने कभी ब्लैक गोल्ड का लफ्ज सुना हो, ये ब्लैक गोल्ड असल में कहा जाता है क्रूड ऑयल को। जितने आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, यानी आपका सऊदी अरब है, दुबई है, या बाकी एरियाज हैं, अरब अमीरेट्स हैं, उनके अंदर ये क्रूड ऑयल जो है जमीन से निकलता है, और ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होता है। इसमें कई मिक्सचर होते हैं जिनको फिर सेपरेट किया जाता है। फिर अगर आप बात करते हैं सी वाटर की, तो आपने देखा है वो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। आपकी हवा में कोई एक किस्म की गैस थोड़ी होती है। अगर आप बात करें तो हवा में अराउंड 9% नाइट्रोजन है, और आपकी हवा में अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन है, 0.04 के अप्रोक्सीमेट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, और रिमेनिंग गैसेस वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह ये तकरीबन 1% से थोड़े से कम होते हैं। तो ये आपके पास इनकी कंपोजिशन मौजूद है। तो एयर इज आल्सो अ मिक्सचर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि हवा में अगर हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है तो वो मिलके वाटर बनाना शुरू कर दे। ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है। यानी इस तरह का रिएक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कहां पर? आपके एटमॉस्फेयर में, अनलेस के कोई एनर्जी ना आए। मिसाल के तौर पे लाइट स्पार्क करती है, थंडर का नाम आपने सुना है, बिजली चमकती है, और वो इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बनाने के लिए मदद करती है। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अदरवाइज आपके पास ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो एक मिक्सचर की फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर मिक्सचर, दे आर नॉट कंपाउंड इन ऑर्डिनरी स्टेट। व्हेन दे कंबाइंस टुगेदर, डेफिनेट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, सॉरी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। So remember that when hydrogen combines with oxygen, तो it form water chemically, not physically. इसी तरह आपका जो कलर डाइज है, ये भी मिक्सचर है। गन पाउडर भी मिक्सचर होता है चलने से पहले, चलने के बाद कंपाउंड बनता है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि गन पाउडर किसकी एग्जांपल है? चलने से पहले और चलने के बाद। आपने बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर गन पाउडर क्या चेंज होता है? गन पाउडर एक मिक्सचर था। जब आपने इसको इनिशिएट किया तो आफ्टर द रिएक्शन, जब वो चल गई गन, यानी वो गोली चल गई, तो ये आफ्टर द रिएक्शन एक केमिकल चेंज आ जाता है, और केमिकल चेंज के नतीजे में जो चीज बनती है उसको केमिकल कंपाउंड कहते हैं। ये बात आप लोग जहन में रखें। अच्छा, अब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो किस्म के मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर है जो पूरी तरह से हल नहीं हुए होते, होमोजेनाइज नहीं हुए होते, उनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द मिक्सचर। मिसाल के तौर पे आपने चाय के एक कप के अंदर 2 चम्मच चीनी ऐड की, शुगर ऐड की 2 टेबल स्पून। अब आपने उसमें ऐड की और आपने उसको ज्यादा शेक नहीं किया। आप ऑब्जर्व करेंगे कि एट द वेरी स्टार्ट आपको जायका थोड़ा सा कम आएगा, ना होने के बराबर। और जैसे जैसे आप चाय का सिप लगा के चाय कम करते जाएंगे, नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो नीचे आते आते कंसंट्रेशन आपको ज्यादा फील होगी चीनी की। तो आपको समझ आएगी कि आपने इसको होमोजेनाइज नहीं किया हुआ था। तो ये आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एयर, ऑयल, वाटर एक्सेट्रा, ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में वो चीजें हैं डेफिनेटली जिनको आपने पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलाया होगा, तो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं थ्रू आउट। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जब पेपर में आए तो ये डेफिनेशन कोट करें, आपकी डेफिनेशन टू द पॉइंट और लॉजिकल होनी चाहिए। मिक्सचर्स में हम बात कर लेते हैं अलॉयज की। अलॉयज क्या होता है? जब आप लोग मेटल्स को मिक्स करते हैं। जैसे आपने गोल्ड के बारे में सुना होगा, गोल्ड कभी भी प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलता। आपको 21 कैरेट, 22 कैरेट या 18 कैरेट के हिसाब से मिलता है। आपके पास गोल्ड बहुत नरम मेटल है, इतनी नरम है कि अगर आप इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। तो गोल्ड के अंदर आपको ऐड करना पड़ता है कॉपर या सिल्वर या प्लाटिनम, प्लेटिनम जो भी आप इसमें यूज करते हैं, मिक्सचर होता है। तो जब मेटल्स को मिलाया जाता है इसको अलॉयज कहते हैं। इसके अलावा जो सॉल्ट है और वाटर का सोल्यूशन है, तो सॉल्ट एंड वाटर का जो सोल्यूशन है वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर आप उसको पूरी तरह शेक करें, अल्कोहल को वाटर में ऐड करें, तो अल्कोहल भी पानी में डिसॉल्व होती है। याद रखिएगा कौन सी अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होती है।
जिसके कार्बन 4 से कम होते हैं। कार्बन नंबर लेस देन 4 वो इजीली सोल्यूबल होगी वाटर। जब वो ग्रेटर देन 4 हो जाएंगे तो वो सोल्यूबल नहीं होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि ये वाटर सोल्यूबल अल्कोहल्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर 4 से कम कार्बन होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये सामने आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये कार्बन से 4 कम, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, याद रखिएगा। हेट्रोजीनियस होमोजेनियस मिक्सचर है, यहाँ पर देखिए ये मिक्सचर बन रहा है आपके पास। ठीक है, आप देख रहे हैं जूस के अंदर आपको चीज ऐड कर रहे हैं जो भी है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, होमोजीनियस में वो सारे मॉलिक्यूल्स पैटर्न में मौजूद है। आयरन पाउडर एंड सल्फर का एक मिक्सचर बना रहे हैं, ये देखें, ये केमिकल चेंज है, ये मिक्सचर नहीं है। इसके नतीजे में जो आपको चीज मिलेगी वो एक कंपाउंड की फॉर्म में हो। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अभी हम जो चीजें पढ़ के आ रहे हैं ये असल में क्या है, ये इसी ब्रांच ऑफ साइंस है ना जिसमें हम सब्सटेंस और मैटर, उसकी कंपोजिशन, फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके रिएक्शंस क्या हैं, और उनके यूजेस क्या है नए कंपाउंड बनाने के लिए। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बताऊं तो अभी हमने जो ऊपर चीजें पढ़ी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गन पाउडर में कौन सी चीज हमें ऐड करनी है, और जो चीजें गन पाउडर में ऐड कर रहे हैं उनका इफेक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री इज द साइंस टू स्टडी मैटर, देयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, and to know how we can produce the new substances from the available compound. For example, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो बेटा ये सॉल्ट अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पाकिस्तान में पढ़ते हैं उनको पता है कि क्योड़ा माइंस एक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्ट मौजूद है। अब हमारे लिए ये सॉल्ट बड़ा सस्ता है, ये रॉ मटेरियल है, ये इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर मुझे इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देता हूँ। जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। अब ये वो एक एसिड है जो आप इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं नमक के साथ रिएक्ट करवा के H2SO4 को। तो अगर हम बात करें बड़े सिंपल वर्ड्स में तो हमें याद रखना है कि आप नए कंपाउंड किस तरह से बना सकते हैं, और दूसरी चीज ये भी देखना होता है कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आप में से कोई कहे कि भाई हमारे पास NaCl है और इसको अगर वाटर से मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, NaCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। तो आप कहें जी ऐसा मुमकिन है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है। देखिए, नमक आपका 10 रुपए मार्केट में मिल जाएगा, 15 रुपए किलो मिल जाएगा, वाटर बड़ा सस्ता है, अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टली मटेरियल्स हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप दो आराम से चीजों को मिलाकर दो कॉस्टली चीजें बना लें। और अगर ऐसा बना सकते हैं तो फिर आप तो बड़ी अच्छी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि आपको ये भी देखना होता है केमिस्ट्री में कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है। हम टेबल या पेपर के ऊपर तो कोई रिएक्शन लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस रिएक्शन का पॉसिबल होना या ना होना, दैट इज अनदर स्टोरी। तो केमिस्ट्री में हम ये चीजें भी डिस्कस करते हैं, वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, और क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, हमें इसमें उसकी परसेंटेज कितनी मिलेगी। ये तमाम चीजें जो है बेटा ये हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की तरफ। बड़ा सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री को अगर हम ब्रांच में लेके चले तो देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ आपके पेट्रोल की, जो हम गाड़ियों में बाइक्स में डलवाते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा कि पेट्रोल को बनाना किस तरह से है, पेट्रोल को निकालना किस तरह से है, पेट्रोल रिएक्ट कैसे करता है, उसमें से कितनी एनर्जी किस तरह से निकल रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं जब हम लोग उन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। मोस्टली वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हैं उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे सल्फर है, जैसे फास्फोरस है, जैसे हैलोजन है। तो ये उसमें ऐड हो सकते हैं, बट आपके पास मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के रह जाएंगे। अच्छा, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जो कि जिसमें कार्बन तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं, वो है CCl4।
अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो याद रखिएगा CCl4 जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। आपका ड्रग फ्यूल जितने आपकी आपकी ड्रग्स यानी जितनी दवाइयां आप लोगों की, पॉलीमर जो आपने कपड़े पहने हैं ये भी एक्चुअली पॉलीमर है, नायलॉन पॉलीमर है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है, ये सब चीजें यहीं से बनती हैं। तो ये इसमें आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जितना मटेरियल आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। मिसाल के तौर पे आपकी शीशे की इंडस्ट्री है, आपका मिनरल है, आपका सीमेंट है, आपकी टेक्स्ट सॉरी ये सीमेंट, आपकी डाइज हैं, कलर्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक में भी आती है लेकिन मोस्टली इनऑर्गेनिक का पोर्शन उसमें ज्यादा इंक्लूड हम करते हैं। मटेरियल मेटल्स हैं। तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर नहीं करती। इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास जो कंपाउंड है जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। आप ऑर्गेनोमेटेलिक कौन से होते हैं? जिसमें आप लोग ऑर्गेनिक और मेटल्स को मिक्स करते हैं। इसकी बड़ी उम्दा मिसाल है हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जिनको नहीं पता कि बॉडी में एंजाइम्स क्या होते हैं, याद रखिएगा आपकी बॉडी में रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं जिनको एंजाइम कहा जाता है। वो रिएक्शन को तेज करवा देते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाए। तो आपके पास ये है, मैंने आपको मिसाल दे दी, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कार्बन तो है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। एंड देयर आर ओनली लाइक 1 to 2 एग्जांपल जहां पे आपके पास हाइड्रोजन नहीं है और वो ऑर्गेनिक है, अदरवाइज मोस्टली कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं आपके पास मैयर कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है केमिस्ट्री की कि ये हर जगह पे अप्लाई होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। किसी चीज को आप वेट कर रहे हैं तो वेट करने का तरीका भी एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताएगी। हम कंपाउंड्स को वेट कैसे करेंगे, हम एलिमेंट को अगर वेट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 किस्म के एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। याद रखें किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। मैं जरा इसको थोड़ा सा एग्जाम्प्लीफाई करना चाहूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चीजें हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऑलराइट, सो व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है टू आइडेंटिफाई। अब यहां पर अगर मैं एक सिंपल सी मिसाल लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सी मिसाल। आपके पास एक ग्लास में या एक बॉटल में कहा जाए कि ये एक एसिड है। सपोज मैं जस्ट लेट कर रहा हूं इसको, अभी हम इसको एग्जाम्पलीफाई भी करते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं जी कि हमारे पास इसमें कोई एसिड मौजूद है। मैंने कह दिया ये एसिड है लिक्विड जो यहाँ पर मौजूद है। तो हमें समझ कैसे आएगी कि ये एसिड है कि नहीं है? आपको सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि एसिड है कि नहीं, तो मैं लिटमस टेस्ट कर सकता हूँ। अब ये लिटमस टेस्ट क्या चीज है? मैं लिटमस पेपर लूंगा और उस लिटमस पेपर को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक लिटमस पेपर है, ये, और मैंने इस लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को ऐड किया इस एसिडिक सॉल्यूशन। जब मैंने इस सॉल्यूशन को, इसको यानी इस पेपर को, लिटमस पेपर को इसमें ऐड किया और निकाला, तो मेरे पास इसका ब्लू कलर जो था जितना डिसॉल्व हुआ था उतना रेड हो गया। अब ये है आइडेंटिफिकेशन किसी भी एसिड की, कि आपने देखना वो एसिड है कि नहीं। तो अगर कोई सॉल्यूशन ब्लू कलर को यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर, तो इसका मतलब वो एक एसिड है।
तो आपके पास ये सोल्यूशन कंफर्म हो गया कि एक एसिडिक सोल्यूशन, और ये हमें कैसे कंफर्म हुआ? बाय द हेल्प ऑफ लिटमस टेस्ट। ये टेस्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम क्वालिटेटिव लिखेंगे, नॉट क्वांटिटेटिव। तो जी अजानें हो रही हैं, जरा अजानों के बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जी तो हम यहाँ से इसको पढ़ रहे थे कि अगर हमने इसको टेस्ट करना है कि ये एसिड है कि नहीं, तो हम इस पे लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और ये लिटमस टेस्ट में हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रिप का कलर, जो लिटमस स्ट्रिप है, वो ब्लू से अगर रेड में कन्वर्ट होगी तो वो एक एसिड है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, हम किसी चीज को जब आइडेंटिफाई करते हैं। अब दूसरी चीज जो यहाँ आ जाती है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस? जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि इस एनालिसिस के अंदर हम जो आइडेंटिफाइड चीज होती है, यानी हमने पहले उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया वो कितनी है, अब हमें देखना है उसकी अमाउंट कितनी है। मिसाल के तौर पे मुझे ये तो पता चल गया ये एसिड है, लेकिन एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, उसकी पीएच क्या है, उसके लिए हम मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज करते हैं। जैसे इसके लिए हम माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव का फार्मूला यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट द वैल्यू कंसंट्रेशन, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल याद रखेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है आपको उसकी कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए या मालूम करना है उसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप के पास से गुजरे या किसी घर के पास से गुजर रहे हैं, या आप अपने घर में एंटर हुए हैं, चले सिंपल वर्ड, आप अपने घर में एंटर हुए हैं, आपको एंटर होते ही स्मेल आई या अरोमा आया कि घर में आज बिरयानी पकी हुई है। ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप किचन में गए या जहां पर भी वो बिरयानी रखी थी आप गए और आपने जाके उसको देखा और आपने कहा ये ज्यादा है या कम है, ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एग्जाम में लिखते हुए आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको ये इंटरनेट पे भी सर्च करने से मिल जाएगी, लेकिन प्लीज ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मैं इसकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ एग्जाम के लिए भी। आप एग्जाम के लिए एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल impurities in water, in water। तो आपने उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो आप कह सकते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन वाटर। आर्सेनिक की वाटर में जो प्रेजेंस है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और फिर आप कह सकते हैं एंड अमाउंट एनालिसिस ऑफ arsenic in water is quantitative analysis। बस की बात आप लोगों ने अपने जेहन में रखनी है। तो ये है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंसेस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम यही चीजें सारे डिस्कस करते हैं। हम मेथड बनाते हैं, मेथड डेवलप करते हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस तक के जो मेथड है वो सारे यहीं पे बनते हैं। आपको इन ये जिस तरह मैंने यहाँ एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन, डिस्टिलेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनमें से एक आधा नाम याद कर लें। लाइक आपको पूरे पूरे ये समझने की, जो जिन्होंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ी सी नई चीजें होंगी, इसलिए इनके एक दो नाम याद रखें बस। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, देखिए एक रिएक्शन कितनी देर में होना है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात है। उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो कितनी स्पीड पे होगा। अगर हम इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेट सपोज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक बड़ा खतरनाक पॉइजन है, और अगर किसी को खुदा ना करे खाने में मिला के दे दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। आपके पास दूसरे पॉइजन भी हैं। तो अब उसकी स्पीड क्या है, वो कितनी स्पीड में रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रहा है। आपने जाके एक इंजेक्शन लगवाया, आपको बहुत ज्यादा दर्द, दांत में दर्द है या फॉर एग्जांपल बॉडी किसी पार्ट में दर्द है, आपने इंजेक्शन लगवाया और आपने कहा मुझे बड़ी जल्दी फर्क पड़ गया उससे, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो भी तो कोई रिएक्शन कर रहा है ना। तो वो चीजों की स्पीड देखने के लिए, उनके थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स देखने के लिए, और ये तमाम चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं। इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लेकिन
अभी फिलहाल आप लोग याद रखेंगे जो आपके थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर है ना, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, आप उसके अलावा उसमें देखते हैं उसका कलर क्या है, उसके अलावा आप कई बार उनकी शेप्स को भी इसमें स्टडी करते हैं, एंगुलर स्टडी की जाती है कि किस एंगल के ऊपर कौन सी चीज आपको नजर आएगी। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जैसे उसको एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, एनाइसोट्रॉपी। इसके अंदर हम क्या चीज जज करते हैं, जैसे आपने एक पेंसिल को एक ग्लास में डाल दिया, अब आप उसको अगर सामने से ग्लास को देखेंगे तो आपको पेंसिल कटी हुई नजर आएगी, और अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको पेंसिल स्ट्रेट नजर आएगी, कटी हुई नजर नहीं आएगी। तो जैसे ही आपका एंगल चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की एग्जांपल है। जब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो ये तो बड़ी आसान लाइन हमें नजर आती है, आपने सिंपल बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन हो रहे हैं आप उसको बायोकेमिस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं, इट इज बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल the use of glucose in our body to get energy and to produce carbon dioxide is also the example of biochemistry. You have different type of component that are present in your body, for example carbohydrate, lipid, proteins, fats, you have nutrients. So there are so many things in your body that are going to react on and on, and जब तक हम जिंदा है, लाइक कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा किसी ने कोई मेडिसिन खाई है, उसकी तबीयत खराब थी, ठीक हो गई है, दैट इज आल्सो अ रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो हम बॉडी में पढ़ते हैं वो सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री से लिंक हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है बायोकेमिस्ट्री। जब हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने ये थोड़ा सा लाइक एडवांस टॉपिक भी है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए बड़ी चीजों की तरफ जाना होता है। हम उन डिटेल्स को भी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग थॉमसन मॉडल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल से होते होते श्रोडिंगर मॉडल या इक्वेशन तक जाएंगे, और उसमें कोई बहुत ज्यादा लेंथी डिटेल्स तो नहीं होंगी, लेकिन बेसिक बेसिक हम पढ़ेंगे सब चीजों को। तो एटम के लिए याद रखिएगा कि एटम जो है वो मेजरली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, याद रखिएगा, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है नॉर्मली, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, जो आपके पास मोस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूट्रियम ट्रिटियम में होता है, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन का जो एच है ना, सिंपल, इसके अंदर कोई प्रोटॉन या सॉरी कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम का स्ट्रक्चर क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर थ्री कॉमन टाइप्स of atom electric particles. There can be more, there are more than actually 100 subatomic particles, positron, electrons, quarks, and there are so many particles. बट जो हमने स्टडी करना है वो सिर्फ तीन स्ट्रक्चर, तीन पार्टिकल्स तक रहने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, आपको ये डेंस सेंटर नजर आ रहा है, तो ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉडर्न पिक्चर है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। एटम वैसे बड़े स्मॉल होते हैं, कितने स्मॉल हैं कि अगर हम एक फुल स्टॉप लगाएं, एक फुल स्टॉप बनाएं, एक पेंसिल से लगे हुए फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स हैं, तो हम एक एटम को क्या अपनी आंख से देख सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यस, वी शुड बी थैंकफुल टू साइंस एंड साइंटिस्ट जिन्होंने मेथड डेवलप किए, और हमने उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, हम शायद इलेक्ट्रॉन्स या इन चीजों को, प्रोटॉन्स को तो नहीं देख पाए, लेकिन हम एटम्स तक चले गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए हम लोग एटम्स को देख सकते हैं। और अगर मैं जनरल सी चले आपको उसकी एक पिक्चर दिखाता हूं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक इमेज को कितना मैग्नीफाई कर सकती है, तकरीबन 20 मिलियन टाइम्स वो एक इमेज को बड़ा कर सकती है। 15 to 20 मिलियन टाइम्स एक इमेज को बड़ा करने का मतलब यह है कि आपको जो चीजें आम आंख से नजर नहीं आ सकती वो नजर आ जाती हैं। जैसे ये आप देखें, आपके सामने मैंने एक यूट्यूब की स्क्रीन शेयर की है, और ये आपको वीडियो मिल जाएगी ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप, तो जरा गौर कीजिएगा, ये आंट का एक फेस है, और ये आंट का फेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज डेवलप किया गया है। एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि इसने मूछें भी रखी हुई हैं। अब ये मूछें किस किस्म की हैं इसका आइडिया
फिलहाल नहीं है, बट थिंग इज कि ये आपके पास एक आर्ट का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चींटी जो है उसको भी इतना मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये जो बॉल पॉइंट से आप लिख रहे हैं, तो एक बॉल पॉइंट से अगर आप लिखते हैं तो उसकी जो बॉल है आगे से, इट इज वेरी स्मॉल, आप इसको आप छोटा देखते हैं तो वो इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आती है। तो ये देखिएगा जरा, एक ह्यूमन हेयर जो है, इंसान का बाल, वो इस तरह का होता है। ये एक बाल का स्ट्रक्चर बताया हुआ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन यूज। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। आई वाज लाइक, यहाँ देखिएगा सोडियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट है जो टेबल सॉल्ट कहलाता है। और आप देखें कि हमने पढ़ा था ये क्यूब की फॉर्म में होता है। तो ये आपके नमक का स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उन चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाया गया। अच्छा, अब यहां पर एटम की स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी, और जब कभी एटम की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो हम डिस्कस करते हैं ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल्स को। याद रखिएगा, ड्यूप्लेट का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और शेल कौन सी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, न्यूक्लियस कौन सी जगह है जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके शेल्स कहलाते हैं। पहला शेल है हमारे पास के, दूसरा शेल है एल, तीसरा शेल है एम, और चौथा शेल है एन। इसी तरह पांचवा, छठा, सातवां आपको फोन चलता रहेगा। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल है वो ये बताता है कि अगर आपके पास पहले तीन चार पांच एलिमेंट है जो स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। और जो आपके पास दूसरा रूल है वो ऑक्टेट है, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एटम में आएंगे या आठ इलेक्ट्रॉन्स एटम में आएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसकी डिटेल्स हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आयंस की तरफ। आयंस क्या चीज है? जब हम एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम के अंदर के शेल होता है, सबसे पहले के में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर एल शेल होता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर एम शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर है। और याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इसमें कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं। और एक न्यूट्रल एटम में जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो हम यहाँ कहते हैं के इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 8, एम इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दूसरा तरीका क्या अडॉप्ट करता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो याद रखें, जिसके जिस किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो मोस्टली ट्राई टू रिमूव इट, वो उसको निकाल देता है अपने अंदर से स्टेबल होने के लिए। और इसी तरह अगर हम बात करें ऐसे एटम की, जैसे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और एम में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसकी एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा जिसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया भी हो जाएगा। तो ये हम नीचे अभी इसको पढ़ेंगे भी। तो m इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास क्लोरीन भी अनस्टेबल है क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अगर आप देखें यहाँ रिएक्शन, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैटायन बन जाता है, उसे कैट आयन कहते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। और जब भी कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो एन आयन बन जाता है, यानी वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए ये मैंने नीचे टेबल ऐड कर दिया है। मोस्टली वो स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम आती है, पहली बार वो कर रहे हैं ये, तो उन्होंने याद रखना है। ये आपके पास इस तरह से एटम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है जब आप लोग बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज जो है वो उसको ऐड करता हूँ। जस्ट फॉर अ मिनट, मुझे इसको जरा तरतीब से लगा लेने दें ताकि हमारे पास मजीद स्पेस अवेलेबल हो जाए लेक्चर को कंपाइल करने के लिए।
चले, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ऑलराइट, तो हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जब कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है तो आपके पास सबसे पहली चीज जो मौजूद होनी चाहिए वो पीरियोडिक टेबल है और एलिमेंट का नाम है। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल मौजूद है, और इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास एलिमेंट्स, उनके नीचे उनके एटॉमिक मैसेज, और ये ऊपर वाली साइड पे उनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। तो ये आपको नोट्स में अवेलेबल होगा। तो अगर आपको मैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूं तो आपने उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। ये देखें, इस पिक्चर में मेंशन है कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, एटॉमिक मास कौन सा है। आप इसकी पिक्चर ला सकते हैं पीरियोडिक टेबल की ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर रहे थे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Now this is very important कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि शेल्स में मौजूद होते हैं। शेल्स क्या हैं? एटम के इर्द गिर्द जो इस तरह से हम सिंपल लफ्जों में यू शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक शेल बनाता हूं किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और आप लेट कर लें, जस्ट लेट मी मेक इट मोर रियलिस्टिक। लेट सपोज ये आपके पास कोई एक शेल है, और ये आपके पास जो है वो, मुझे इसका कलर जरा डार्क करना पड़ेगा। ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस। जी, तो यू न्यूक्लियस है और ये आपके पास एक शेल है। सपोज मैं बात करता हूं कि ये आपके पास पहला शेल है, के शेल। अब इस के शेल के अंदर छोटे छोटे सब शेल्स मौजूद होते हैं। सब शेल क्या है? जैसे आपका घर है वो एक शेल है, लेकिन आपके घर के अंदर मुख्तलिफ कमरे बने होंगे, वो सब शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीकों से होती है। एक शेल्स के अंदर भी इसको किया जाता है, दूसरा सब शेल्स के अंदर भी किया जाता है। जैसे ये के ऑर्बिट है, तो मैं इस के ऑर्बिट की बात करूं तो इसके अंदर कोई सब शेल नहीं होता। ये खुद ही शेल है और एक ही इसका सब शेल है। और अगर मैं बात करूं इसके सब शेल्स की, सब शेल को ऑर्बिटल का नाम भी देते हैं, और शेल्स को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो हमारे पास जो सब शेल्स हैं उसमें जो के ऑर्बिट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होगा, जिसको आप कहते हैं एस। इसको लिखते हैं 1s। दूसरा बेटा हमारे पास आ जाता है ऑर्बिट। के बाद ऑर्बिट आता है एल ऑर्बिट। अगर यहाँ पे हम वो ऑर्बिट बनाए तो फर्ज कर लेते हैं कि ये दूसरा ऑर्बिट है जो आपका एल ऑर्बिट है। अच्छा, जो ये एल ऑर्बिट है हमारे पास, इस एल ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो इसके फर्दर बने हुए हैं। तो अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि के शेल में एक ही सब शेल होता है, एल शेल में दो सब शेल होते हैं, जिसको हम कहते हैं 2s एंड 2p। ये हम वन इसके साथ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि के पहला ऑर्बिट है ना, इसलिए हम इसके साथ वन लगाते हैं। एल दूसरा ऑर्बिट है, इसलिए इसके साथ हम
S और P लगाते हैं। इसी तरह जो M होगा वो हमारा तीसरा ऑर्बिट होगा, और M के अंदर हमारे पास जो N की वैल्यू है वो 3 होगी, और इसमें आएगा 3s 3p एंड 3d। तो इससे ज्यादा आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि बेसिक कोर्स है केमिस्ट्री का। तो आपने बस यहीं तक जो चीजें आपको बता रहा हूं उनको ज़हन में रखना, एंड यू विल गेट द आइडिया कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। अब मिसाल के तौर पे हम जस्ट एग्जाम्प्लीफाई करते जाते हैं वन बाय वन। मैं आपको कहता हूं कि किसी एलिमेंट के बारे में, कोई कोई भी एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। सपोज आपसे पूछा जाता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो आपके सामने ये मौजूद है। यहाँ एक चीज जो आपने याद रखनी है वो पावर्स है। बेटा एस की मैक्सिमम पावर 2 होती है, पी की मैक्सिमम पावर 6 होती है। यानी इसमें पावर मींस कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एफ के मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है अभी के लिए, जस्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये याद कर लीजिएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो मुझे इसमें लिखना है कि 9 इसका एटॉमिक नंबर है। चले हम इससे भी बेसिक चले जाते हैं, हम इससे भी बैक से यानी बिल्कुल हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम फ्लोरीन की तरफ वापस आएंगे। तो यहां पर जरा थोड़ा सा पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। मैं जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं कहूंगा इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और के के अंदर सब शेल क्या होता है 1s, अभी हमने देखा, और 1s की पावर लिख लूंगा 1। इसी तरह जब मैं बात करूंगा हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, गौर करेंगे, तो इसके के में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1s2 होगा। व्हाट डू वी मीन बाय 1s2? क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने पास जो एटॉमिक नंबर होता है एक्सल में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। थर्ड पे हम चलते हैं लिथियम की तरफ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो जब हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे इसके पहला शेल है के में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने लिख दिया 1s2। इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं वो 2 है। एल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो 8 है। ये 2s2 2p6 बनता है, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इनका फॉर्मूला होता है 2n²। आपने जिस किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आप जैसे मैं कहता हूं m ऑर्बिट है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आप n की जगह 3 पुट करेंगे, और 2 × 3 का स्क्वायर, तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। खैर, तो आपके पास पहला ऑर्बिट फिल हो गया। जब पहला ऑर्बिट फिल हो गया, मतलब ये वाला ऑर्बिट फिल हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। तो दूसरा ऑर्बिट आपका एल है। अब एल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 + 1 3 बनता है। तो इस मीन्स कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें आ गया 1s, सॉरी 1s तो हमारे पास ऊपर था। तो एल ऑर्बिट में 2 सबशेल कौन से हैं, 2s एंड 2p। तो यहाँ लिख लेता हूं पहले 2s, और 2s में आ गए 1। ये आपके पास शेल्स और सबशेल्स दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पैरेलली आपको बता रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं लिथियम के बाद हम लोग बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप कहेंगे के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया 1s2, और ये आ गया 2s2। एस की मैक्सिमम पावर मैंने बताया 2 होती है। तो जैसे ही आप लोग बोरोन पे जाएंगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो आप देखें, सबसे पहले इसकी शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, और फिर इसके साथ शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो इसके पास भी के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एल में 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम बात करें सबशेल्स की, तो के तो 1s2 है, लेकिन एल यहाँ होगा 2s2, और अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, 3 हो गए हैं, तो 2p1। इस तरह अगर आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन को तवज्जो से देखें तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई मिलेगी। यहाँ पे ये 1s2 2s2 1s2 2s1, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ तक ट्राई करनी है।
कैल्शियम। ठीक है, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट तक गए हैं। ये बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स में कितने डिस्ट्रीब्यूट है, हीलियम में 2 हैं, लिथियम में 3। तो ये शेल कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने ये सारी की सारी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप शेल कॉन्फ़िगरेशन से सब शेल कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जाता है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन वही जो पहले लिखा हुआ था, एटम नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम में कितने होते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास कितना है उसका, जो यहाँ पर उसका गिवन होता है। आज के लिए लाइक इस लेक्चर में हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास से ऑनवर्ड इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज।